Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कर दिया था और उसमें हमने दो फेजेस को लगभग पढ़ लिया था. फर्स्ट फेज वाज द मेंस्ट्रुअल फेज, इसको हम ब्लीडिंग फेज भी बोलते हैं. सेकेंड फेज इज प्री ओव्यूलेशन फेज, ओव्यूलेशन से पहले का फेज. इसको प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं, एस्ट्रोजेनिक फेज भी बोलते हैं और फॉलिक्यूलर फेज भी बोलते हैं. कारण क्या क्या है एक बार डिस्कस कर लेते हैं. इसको प्रोलिफरेटिव फेज बोला गया है, एस्ट्रोजेनिक बोला गया है, ये दोनों टर्म्स लिंक करती हैं. जब प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनता है तो प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनने में एफएसएच का स्टिमुलेशन रिक्वायर्ड होता है. यानी कि प्राइमरी फॉलिकल को एफएसएच का स्टिमुलेशन जरूरी है, एफएसएच जरूरी है सेकेंडरी फॉलिकल बनने के लिए. सेकेंडरी फॉलिकल जब बन जाता है तो सेकेंडरी फॉलिकल की जो ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं वो एस्ट्रोजन सिक्रीट करती हैं, वो एस्ट्रोजन लगातार बनाती हैं और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है. बढ़ता हुआ एस्ट्रोजन का लेवल जाता है कहाँ पे, पिट्यूटरी के पास, और ये बोलता है कि अब जो है एफएसएच का सिक्रीशन कम कर लिया जाए, नहीं तो एस्ट्रोजन का सिक्रीशन बढ़ता रहेगा. एस्ट्रोजन का बढ़ना, एफएसएच का कम होना, दो टाइप के फीडबैक मैकेनिज्म को शो करता है. पॉजिटिव फीडबैक फॉर एस्ट्रोजन, नेगेटिव फीडबैक फॉर एफएसएच. ये बात ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. बढ़ता हुआ एस्ट्रोजन एफएसएच को कम करवा देता है, एफएसएच का लेवल हो गया कम. अब एफएसएच के अभाव में जो सेकेंडरी फॉलिकल है वो मैच्योरेशन की तरफ बढ़ेगा और सेकेंडरी फॉलिकल से अगर कोई फॉलिकल मैच्योर हो गया तो वही रेस में आगे बढ़ेगा. तो अब एफएसएच का लेवल कम होना शुरू हो जाता है और इस कम होने में जो फॉलिकल मैच्योरेशन की तरफ बढ़ गया वही फॉलिकल होता है ग्राफियन फॉलिकल. तो इस फेज में फॉलिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए फॉलिक्यूलर फेज. एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है इसलिए एस्ट्रोजेनिक फेज, और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने से यहाँ पे प्रोलिफरेशन हो रहा है. किसका प्रोलिफरेशन हो रहा है, यहाँ पे जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम है, ये पूरी यूट्राइन एंडोमेट्रियम शो की गई है. यूट्रस की एंडोमेट्रियम जो है वो लगातार डिवाइड करती है, यानी कि उसमें प्रोलिफरेशन होता है, उसकी लाइनिंग थिक हो जाती है और लाइनिंग थिक होने के साथ साथ हम यहाँ देख भी सकते हैं कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी अपनी सप्लाई बढ़ा देती है, यानी कि यहाँ पे वेस्कुलैरिटी बढ़ जाती है, हाइपरप्लेसिया ऑफ द यूट्राइन लाइनिंग हो जाती है और जो मायोमेट्रियम है वो भी कैसे हो जाती है, थिक हो जाती है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है मायोमेट्रियम में. और इसी कारण यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं और जो यूट्राइन ग्लैंड्स हैं वो इस तरीके से अपना डेवलपमेंट शो करते हैं. यानी कि ऑल ओवर अगर हम बोलें तो हम बोल सकते हैं कि यूट्राइन लाइनिंग थिक हो जाती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब क्या होता है, मैच्योर फॉलिकल बन जाता है और ये जो मैच्योर फॉलिकल है, ये मैच्योर फॉलिकल कैसा दिखता है, सबसे बाहर प्रेजेंट होती है थीका एक्सटर्ना. दिस इज थीका एक्सटर्ना, ये हम पढ़ चुके हैं. इसके बाद आती है थीका इंटरना. दिस इज थीका इंटरना, दो लेयर्स हैं, दो थीकास हैं. इसके बाद आती है ग्रैन्युलोसा सेल्स. ये ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं, ये काफी सारी लेयर ग्रैन्युलोसा सेल्स की प्रेजेंट है. एक ग्रैन्युलोसा सेल की लेयर यहाँ पे भी प्रेजेंट है और यहाँ पे एक कवरिंग है जिसको हम बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा. दिस इज जोना पेल्यूसिडा और अंदर प्रेजेंट है इसके oocyte, प्राइमरी oocyte. अब जैसे ही फॉलिकल मैच्योर होना शुरू हो गया या मैच्योरेशन की तरफ बढ़ता है तो फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है और प्राइमरी oocyte गेट कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी oocyte. तो आई लेबल हेयर दिस इज सेकेंडरी oocyte or ovum. It is surrounded by
जोना पेल्यूसिडा। ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं या जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं ये इलोंगेट हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती हैं और एक एडिशनल लेयर बनाती हैं। दिस इज कोरोना रेडिएटा। ये एडिशनल लेयर बनाते हैं, दिस लेयर्स आर नोन एज कोरोना रेडिएटा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बन जाती है कैविटी, दैट इज फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसको हम बोलते हैं एंट्रम। दिस फ्लूइड फिल्ड कैविटी इज नोन एज एंट्रम। शुरुआत में ये कैविटी फैली हुई होती है, जगह जगह बन जाती है, बट जैसे जैसे फॉलिकल अपने मैच्योरेशन की तरफ बढ़ता है तो ये कैविटी बिल्कुल सेंटर में बन जाती है और ग्रैनुलोसा सेल्स को पूरी तरीके से डिवाइड कर देती है। हमें दिख रहा है कि एक लेयर यहाँ पे प्रेजेंट है और एक लेयर यहाँ पे प्रेजेंट है। बाहर प्रेजेंट है थीका लेयर, तो सबसे पहले आती है थीका इंटरना और उसके बाद आती है थीका एक्सटर्ना। थीका एक्सटर्ना, ये सारी लेयर्स आ गई। अब ये बन चुका है ग्राफियन फॉलिकल, जिसको हम बोलते हैं मैच्योर फॉलिकल। और इस मैच्योर फॉलिकल को बनाने के लिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की जरूरत थी। स्टिमुलेशन शुरुआत में रहा और यहाँ पे इस पूरे फेज में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा। अब क्या होता है कि जो ये मैच्योर फॉलिकल है, अब इसमें से जो ओवम है या oocyte है वो बिल्कुल इसको रप्चर करके बाहर निकलने के लिए बिल्कुल रेडी बैठा है। अब ये रप्चर कैसे होगा वो समझना है और इसके रप्चरिंग में एग्जैक्टली क्या क्या बदलाव आते हैं वो भी हमें समझना है। फॉलिकुलर फेज खत्म हो जाता है, अब शुरू होता है ओव्यूलेटरी फेज या ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन में हमें ये बात ध्यान रखनी है कि ओव्यूलेशन नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से 14 डे बिफोर होता है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन की है तो 28 दिन से 14 डेज बिफोर यानी कि 14th डे ओव्यूलेशन होगा। अगर साइकिल 24 डेज की है तो नेक्स्ट पीरियड यानी कि नेक्स्ट मेंसेस या मेंस्ट्रुअल साइकिल से कितने समय पहले होगा, 14 डेज पहले होगा। तो किस डे पे होगा ओव्यूलेशन? अगर साइकिल 24 डेज की है 10th डे ओव्यूलेशन होगा। तो यह हमें देख लेना है कि किस तरीके से ओव्यूलेशन हो रहा है एज पर द साइकिल। तो हम यहाँ पे एवरेज मान के चल रहे हैं, 28 दिन की साइकिल है तो 14th डे ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन कैसे होता है? ओव्यूलेशन में सबसे पहले जो थीका लेयर है ये वीक होना शुरू हो जाती है। ये थीका लेयर ये वीक होना शुरू हो जाती है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है एंजाइम सिक्रीशन। एंजाइम सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है एंड द एंजाइम इज प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। अब ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम बनता कैसे है? हमने ये देखा साइकिल में कि एफएसएच का लेवल कम हुआ और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा। अब तक इन हार्मोन्स की हमने बात की। जैसे ही ओव्यूलेशन होने वाला होता है, इन बिटवीन द साइकिल, बिल्कुल साइकिल के बीचों बीच एफएसएच का लेवल 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज होता है और एलएच का लेवल 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, यानी कि 10 गुना बढ़ जाता है। एफएसएच का लेवल बढ़ना 2 से 3 गुना इज नोन एज एफएसएच सर्ज। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है एफएसएच सर्ज। और एलएच का 10 गुना बढ़ना इज एलएच सर्ज। क्वेश्चन आता है इस पे कि व्हाट इज एलएच सर्ज एंड व्हाट इज एफएसएच सर्ज। सडनली लेवल इंक्रीज हो जाना किसी पर्टिकुलर हार्मोन का सर्ज कहलाता है। तो एकदम से लेवल बढ़ा एफएसएच का और एलएच का, और एलएच का सबसे ज्यादा बढ़ा। एलएच का लेवल जैसे ही बढ़ता है यानी कि एलएच सर्ज जैसे ही होता है तो यहाँ पे जो थीका सेल्स हैं वो वीक पड़ना शुरू हो जाती हैं बिकॉज दे रिलीज प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। व्हाट इज द नेम ऑफ द एंजाइम? कोलैजिनेज। What they exactly release? They release enzyme and name of the enzyme is collagenase
एंजाइम, और ये जो कोलेजिनेज एंजाइम है ये थीका को वीक बना देता है, यानी कि थीका यहाँ से वीक पड़ने लग जाती है। अब अंदर क्या बदलाव आते हैं, जैसे जैसे फॉलिकल बड़ा होता जाता है, पहले प्राइमोर्डियल था, फिर प्राइमरी था, फिर सेकेंडरी था, फिर टर्शरी था, और फिर उसके बाद में मैच्योर हुआ, तो नेचुरली किसी चीज़ में ग्रोथ हो रही है। अगर ग्रोथ हो रही है तो उसके साथ उसका इंटरनल कंटेंट भी बढ़ रहा है, उसमें ग्रैनुलोसा सेल्स जो हैं वो मल्टी लेयर्ड हो गई हैं, और साथ साथ में ये जो एंट्रम यहाँ पे है, ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी जो यहाँ पे प्रेजेंट है, इस फ्लूइड फिल्ड कैविटी में फ्लूइड का सिक्रीशन यानी कि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन बढ़ने लगता है और फॉलिकल की साइज बढ़ने लगती है। फॉलिकल साइज में बढ़ जाता है, फ्लूइड का अंदर जो एक्यूमुलेशन है वो भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या समझ में आ रहा है हमें कि अंदर कोई चीज़ भर रही है। एक गुब्बारे में हम पानी भरते जाएंगे, उसमें लगातार पानी भरते जाएंगे, एक कैपेसिटी तक तो वो झेल लेगा, और जब वो नहीं झेल पाएगा तो बस्ट हो जाएगा। सेम यही चीज़ यहाँ पे भी होती है। एंट्रम में लगातार फ्लूइड बढ़ता जा रहा है, इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा फ्लूइड इसमें एक्यूमुलेट हो गया तो ये रप्चर होगा, और रप्चर होने में इसकी मदद करेगी थीका लेयर। ये वीक पड़ती जा रही है, तो जहां से ये वीक पड़ जाएगी वहीं से ही फॉलिकल रप्चर हो जाएगा। यहां से फॉलिकल हो गया रप्चर, और जैसे ही फॉलिकल रप्चर होगा इसमें से बाहर निकल जाएगा secondary oocyte, and the process of releasing of the secondary oocyte or the ovum from the Graafian follicle is known as ovulation. very important line कि जैसे ही सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेगा फॉलिक्यूलर लेयर से तो उस प्रोसेस को कहा जाएगा ओव्यूलेशन। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ये समझनी है कि जैसे ही फॉलिकल मैच्योर हुआ और उसमें से सेकेंडरी oocyte बाहर निकला तो एग्जैक्टली क्या होता है, ये है इनफंडिबुलम, ये है फिम्ब्रे और ये है ओवेरी। मैंने आपको ये पहले भी बताया था ये कॉन्सेप्ट कि ये फिम्ब्रे है, ये इनफंडिबुलम है और ये है ओवेरीज। जैसे ही ओव्यूलेशन होता है तो एफएसएच क्या करता है, फेलोपियन ट्यूब को बिल्कुल स्टिमुलेट कर देता है कि तुमको रेडी रहना है इस सेकेंडरी oocyte को रिसीव करने के लिए। और ओवेरी में मैंने आपको एक लेयर भी बताई थी, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द लेयर, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। तो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया क्या करती है, वो इस तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है। ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, ये पहले नॉर्मल थी बट हल्का सा इसमें आ जाता है एक बल्ज, ये बल्जी हो जाती है। ये बल्जी होने का कारण क्या है कि यहीं से फॉलिकल जो है या ग्रैनुलोसा सेल्स रप्चर होंगी और सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे पूरी की पूरी तैयारी शुरू हो जाती है फेलोपियन ट्यूब की। वो एफएसएच से स्टिमुलेटेड है ही और वो ओवेरीज को लगातार स्वीप करना शुरू कर देती है और उस बल्ज को महसूस करती है जहाँ से oocyte बाहर निकलने वाला है। तो ये लगातार इसको स्वीप करती रहती है, इसको सहलाती है और ये बिल्कुल रेडी रहती है कि जैसे ही ओवम आएगा तो उसको रिसीव कर लिया जाएगा। तो ओवम आया और ओवम रिसीव हो गया किसके थ्रू, फिम्ब्रे ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, एंड फाइनली द ओवम और द सेकेंडरी oocyte enters in the fallopian tube and ready for the fertilization। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि जो ओवम है वो किसके साथ निकला है बाहर, वो अपने फ्रेंड्स के साथ निकला है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो फ्रेंड्स कौन है उसके दो लेयर हैं, ग्रैनुलोसा लेयर है। तो यहाँ पे आई ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अ फॉलिकल, ये फॉलिकुलर लेयर है, ये तो बाहर रह गई, ये फॉलिकुलर लेयर बाहर रह गई। ये जो ओवम है मान लीजिए ये बाहर निकल गया या सेकेंडरी oocyte बाहर निकल गया, तो दिस इज सेकेंडरी oocyte। The secondary oocyte is covered by zona pellucida. This is the one layer along with some more friends, कुछ और दोस्त भी हैं इसके, and these are the cells of the granulosa or the granulosa cells. These granulosa cells become elongated and they form additional layer, and this additional layer is known as corona radiata. So this layer is
कोरोना रेडिएटा, this one is zona pellucida, and inside that क्या प्रेजेंट है, सेकेंडरी oocyte इज प्रेजेंट और ओवम इज प्रेजेंट। ये स्ट्रक्चर फेलोपियन ट्यूब में आ चुका है। ओव्यूलेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ओव्यूलेशन के बाद शुरू होता है पोस्ट ओव्यूलेशन फेज, यानी कि ओव्यूलेशन के बाद का फेज, जिसको ल्यूटियल फेज भी बोलते हैं, जिसको फिक्स्ड फेज भी बोलते हैं, सिक्रीटरी फेज भी बोलते हैं, और उसको प्रोजेस्टेरॉनिक फेज भी बोलते हैं। अब एग्जैक्टली क्या होता है, ये जो फॉलिक्यूलर लेयर बच गई, ये जो ग्रैनुलोसा लेयर बच गई है ओवेरी के अंदर, ये प्रेजेंट है। इसमें ब्लड वेसल्स अंदर पेनिट्रेट होना शुरू हो गई। इसमें पहले इसको हम प्रॉपर्ली बना लेते हैं और ज़्यादा इसको थिक बना लेते हैं। अब ये जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, ये ग्रैनुलोसा सेल्स कोलैप्स कर जाएंगी। ये कोलैप्स क्यों करेंगी, इनके पास जो चीज़ थी वो बाहर निकल गई। जैसे ही बाहर निकली तो ये बिल्कुल कोलैप्स होना शुरू हो जाती हैं, और ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, ब्लड वेसल्स इनके अंदर पेनिट्रेट करना शुरू कर देती हैं। ब्लड वेसल्स अंदर जाने लगती हैं। जैसे ही ब्लड वेसल अंदर जाने लगती हैं तो तुरंत क्लॉट बना लेती हैं। तो इस बॉडी को ओवेरी के अंदर बोला जाता है कॉर्पस हेमोरेजिकम। व्हाट इज कॉर्पस हेमोरेजिकम? ओव्यूलेशन के जस्ट बाद, just after ovulation, the granulosa cells or the granulosa layer collapse and filled with blood. That blood get clot and the structure is known as corpus हेमोरेजिकम। ब्लड के भरने के कारण इसके अंदर खून बढ़ जाता है, ब्लड अंदर चला जाता है ब्लड वेसल्स की वजह से, तो इसको हेमोरेजिकम बोलते हैं। तो हीम वर्ड इज रिलेटेड विद द ब्लड। अब हमें ये पता है कि ब्लड कंटेन आरबीसी। द रेड कलर ऑफ ब्लड इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आरबीसीज। जो आरबीसीज हैं वो रप्चर होंगी, वो टूटेंगी, और जब आरबीसी डिस्ट्रक्शन में जाती हैं तो पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन। और जैसे ही ये पिगमेंट्स बनते हैं तो ये जो सेल्स हैं इनका बिल्कुल कलर बदल जाता है एंड दे बिकम येलो। दे बिकम येलो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ल्यूटीन पिगमेंट। तो हम इसको फिगर से समझ लेते हैं। ये सारा क्लियर हो चुका है कि किस तरीके से ओव्यूलेशन हुआ और कौन से हार्मोन ने ओव्यूलेशन करवाया। अब दोबारा से डायग्राम पे आ जाते हैं और हेमोरेजिकम समझ लेते हैं। सो ये है कॉर्पस हेमोरेजिकम। हमें दिखाई दे रहा है कि ब्लड वेसल्स अंदर आई और क्लॉट हो गई, और क्लॉट होने की वजह से यहाँ पे क्या बन गए, ब्लड क्लॉट्स बन गए। इस बॉडी को बोला कॉर्पस हेमोरेजिकम। हम पढ़ रहे हैं लास्ट फेज, दैट इज पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। इसको सिक्रीटरी फेज भी बोला जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो बॉडी बनी, इस बॉडी के अंदर है आरबीसी। आरबीसी के डिस्ट्रक्शन से बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन पिगमेंट रिलीज होते हैं। साथ साथ में ये जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, ये ग्रैनुलोसा सेल्स ल्यूटीन पिगमेंट रिलीज करती हैं, और अल्टीमेटली ये जो पूरी ग्रैनुलोसा सेल्स हैं दे बिकम येलो, एंड दिस येलो बॉडी इज नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। Corpus hemorrhagicum get converted into corpus luteum, and the corpus luteum is known as yellow body. Why it is yellow in color? It is yellow in color because of the lutein cell. Lutein cell release lutein pigment. lutein cell क्या रिलीज करती हैं, lutein pigment रिलीज करती हैं। एज वेल एज आरबीसी के डिस्ट्रक्शन से यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, फैट, यहाँ पे सारी चीजें प्रेजेंट है। तो यहाँ पे बन जाती है येलो बॉडी, एंड दिस येलो बॉडी इज नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम, एंड इट इज टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड। ये भी ध्यान रखना है, ये टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है।
ये टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों है? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड इसलिए है क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, दैट इज प्रेगनेंसी हार्मोन और एंटी एबॉर्शन हार्मोन, एज वेल एज इट आल्सो प्रोड्यूस एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन भी प्रोड्यूस करता है और इसके साथ साथ एक और हार्मोन बनाता है HCG, दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। प्रेगनेंसी अगर मेंटेन हो गई, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो ये हार्मोन काम में आएगा। यानी कि हर चीज अब किस लिए तैयार की जा रही है कि हमेशा यूट्रस को ये लगता है कि इसको ब्लास्टोसिस्ट यानी कि एम्ब्रियो को क्या करना है, रिसीव करना है और उसका डेवलपमेंट करना है। तो ये सारी तैयारी की जाती है केवल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए। ये पूरी की पूरी तैयारी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए की जा रही है। अब इस तैयारी में हो क्या रहा है ये ध्यान रखना है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सिक्रीटरी फेज, हम पढ़ रहे हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, हम पढ़ रहे हैं ल्यूटियल फेज। तो ल्यूटियल फेज इसको बोला गया क्योंकि यहाँ पे ल्यूटीन पिगमेंट येलो बॉडी बनी। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। अब इसको हमने बोला है सिक्रीटरी फेज और पोस्ट ओव्यूलेशन फेज। पोस्ट ओव्यूलेशन फेज क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद में स्टार्ट हुआ है, ये लंबा फेज चलता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोजेस्टेरॉन है, दिस इज अ प्रेगनेंसी हार्मोन, एंटी एबॉर्शन हार्मोन, ये क्या करता है, ये यूट्रस की जो लाइनिंग है उसको थिक करता है, यानी कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग वैस्कुलैरिटी। यहाँ पे ये क्या करता है कि यूट्रस में जो ग्लैंड्स हैं या जो ब्लड वेसल्स हैं उनको कॉइल्ड करेगा, उनको कॉन्वोल्यूट करेगा। हमें दिख भी रहा है कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो ज्यादा कॉन्वोल्यूटेड हो गए, ग्लैंड्स भी ज्यादा कॉन्वोल्यूटेड हो गए। ये देखिए, ये ग्लैंड्स भी ज्यादा कॉन्वोल्यूटेड हो गए। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब है कि ये पूरी की पूरी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये कॉन्वोल्यूट होके ये पूरी की पूरी प्रिपरेशन कर रहे हैं कि जैसे ही एम्ब्रियो आए तो उसको नरिश कर दिया जाए। तो यहाँ पे पूरा रेड कारपेट की तरह बिछ जाता है, यानी कि जो यूट्रस की इनर लाइनिंग है, दैट इज एंडोमेट्रियम, बिकम रेड कारपेट एंड रेडी टू रिसीव एम्ब्रियो। पूरी रेड हो जाती है और वो क्या चाहती है कि उसे एम्ब्रियो को रिसीव करना है, उसे नरिशमेंट प्रोवाइड करना है और उसकी ग्रोथ करनी है। तो इसीलिए हर चीज अकॉर्डिंगली चलती रहती है। इसी के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम है उसका सिक्रीटरी नेचर बढ़ गया, इसलिए तो सारे के सारे ग्लैंड्स जो हैं वो कॉन्वोल्यूटेड हो गए, ब्लड वेसल्स यानी कि वैस्कुलैरिटी इंक्रीज हो गई। और इसके साथ जो बीच की लेयर होती है मायोमेट्रियम, वो थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी शो करती है। प्रोजेस्टेरॉन ने अपना काम किया, पूरा रेड कारपेट बिछा दिया। अब क्या होता है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है, इसकी लाइफ जो है, अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो ये 10 से 12 दिन तक जिंदा रहती है, 10 to 12 डेज की इसकी लाइफ होती है। अगर प्रेगनेंसी हो गई, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, तो ये पूरी प्रेगनेंसी तक रेजिस्ट रहेगी और HCG रिलीज करवाएगी। बट ये कब तक करवाएगी, जब तक प्लेसेंटा नहीं बन जाती, तब तक ये HCG सिक्रीट करती रहेगी। और इसका मेन काम क्या है, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करना। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये जो सेकेंडरी oocyte है, ये सेकेंडरी oocyte जो फैलोपियन ट्यूब में एंटर हुआ है, ये अपना सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में ही 48 आवर्स के अंदर खत्म हो जाता है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग फेज चलता है तो उस ब्लीडिंग फेज में ओवम जो है वो ब्लड की फॉर्म में विजाइना से बाहर निकल रहा है, बॉडी से। ऐसा नहीं होता, दैट वाज नॉट अ ओवम, वो ओवम नहीं होता। ओवम तो 48 आवर्स के बाद ही फैलोपियन ट्यूब में खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं हुआ है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होता है, नहीं होता है तो क्या होता है। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो सेकेंडरी oocyte अपना सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये विद इन 48 आवर्स डिसइंटीग्रेट हो जाता है।
अब यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, यूट्रस ने बहुत सारी तैयारियां की है। अब क्या होता है, धीरे 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 ये जो साइकिल है ये अपने 26, 27 और 28 डे तक पहुंच जाती है, और जैसे ही ये अपने पर्टिकुलर डेज तक पहुंचती है तो ये पूरी जो यूट्रस की तैयारी है वो खत्म हो जाती है, और जो यूट्राइन लाइनिंग है उस शेड ऑफ हो जाती है एंड इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ब्लड थ्रू वेजाइना। वो वेजाइना के थ्रू ब्लड की फॉर्म में बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है, और फिर से स्टार्ट हो जाता है ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुअल फेज। अब ये तो हो गया यूट्रस में बदलाव क्या हुआ। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है, इस कॉर्पस ल्यूटियम की लाइफ मैंने आपको बताया 10 से 12 दिन की होती है। अब 10 से 12 दिन बाद तक भी यहाँ पे क्या नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। वैसे तो फर्टिलाइजेशन बेसिकली एम्पुला में होता है, और एम्पुला में अगर ओवम और स्पर्म एक समय पे प्रेजेंट होते हैं तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अब इसके डेज पूरे कंप्लीट हो गए तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये कन्वर्ट हो जाती है कॉर्पस एल्बिकन्स में, यानी कि इसका जो ल्यूटिन पिगमेंट है वो खत्म हो जाता है और ये बन जाती है कॉर्पस एल्बिकन्स, जिसको बोला जाता है वाइट बॉडी। तो ये पूरे चेंजेस आते हैं, पहले हेमरेजिकम बनी, फिर कॉर्पस ल्यूटियम बनी, फिर कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो गई, यानी कि वाइट बॉडी बन गई। और ये वाइट बॉडी कब बनना, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, यानी कि अब दोबारा से तैयारी की जा रही है सेकेंड साइकिल की, क्योंकि तो साइक्लिक फॉर्म है, एक मंथ चलेगी, फिर सेकेंड मंथ चलेगी, फिर थर्ड मंथ चलेगी, तो यहाँ पे सेकेंड साइकिल की तैयारी होना शुरू हो गई है। और वो तैयारी शुरू हो जाती है मेंस्ट्रुएशन से, यानी कि दोबारा से यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है ब्लीडिंग फेज। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी है, हर लाइन पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हार्मोन के लेवल्स हमें ध्यान रखने हैं, कहाँ पे बढ़ रहा है हार्मोन, कहाँ पे हार्मोन कम हो रहे हैं, किस फेज को पर्टिकुलर नाम क्यों दिया गया है, ये सारी बातें पता होनी चाहिए। FSH सर्ज क्या है, LH सर्ज क्या है, ये भी पता होना चाहिए। एक बार हार्मोन्स को हम डायग्राम से समझ लेते हैं। यहाँ पे जो एस्ट्रोजन है वो रेड कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। तो एस्ट्रोजन का लेवल देखिए, फॉलिकुलर फेज में एस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है, बट कैसे बढ़ता है, जब फॉलिकल्स खुद ही उसको सिक्रीट करते हैं। LH का लेवल सबसे ज्यादा ओव्यूलेशन के वक्त है, दिखाई दे रहा है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल सिक्रीटरी फेज में या पोस्ट ओव्यूलेशन फेज में सबसे ज्यादा है, और FSH जो है उसका लेवल भी ओव्यूलेशन में पीक पे जाता है। तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी है। तो नॉर्मली हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि FSH और LH सर्ज कहाँ पे होती है, ओव्यूलेशन में। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ज्यादा कहाँ होते हैं, ल्यूटियल फेज में। जब ब्लीडिंग चल रही होती है तो सारे के सारे हार्मोन के लेवल कम होते हैं, और फॉलिकुलर फेज में एस्ट्रोजन भी होता है और FSH भी होता है। ये बात ध्यान रखनी है, दोनों के कारण मैंने आपको बता दिए हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ क्लास 12th।